अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हैं आप लोग? माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों को मज़ीद तरक्की दे। तो व्यूअर्स, आज की एक तीसरी वीडियो मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। आज का हमारा 9th क्लास का जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.2 के हवाले से है। मैथमेटिक्स 9th क्लास एक्सरसाइज 1.2। कल हमने 1.1 एक्सरसाइज डिस्कस की थी मैट्रिसेस के हवाले से, उसमें इक्वल मैट्रिसेस के हवाले से हमने पढ़ा था। तो आज हम थोड़ा सा उसको मज़ीद आगे लेकर चलते हैं इस कॉन्सेप्ट को। चंद एक डेफिनेशंस हैं जो कि 1.2 एक्सरसाइज से पहले समझना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेशंस मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर लिख दी हैं, डेफिनेशंस के नाम, जिन जिन की डेफिनेशन हमने पढ़नी है। अब उसको रट्टा लगाना, वो तो बुक में आपके पास मटेरियल मौजूद है, आप उसे याद कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो आप लोगों से वादा किया था कॉन्सेप्ट क्लियर करने के हवाले से, तो मैं इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के सामने क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और फिर कहाँ तक मैं इस चीज़ में कामयाब हुआ हूँ उसका तज़किरा आप लोग कमेंट्स में कर सकते हैं। और मज़ीद कोई गाइडलाइन आप लोग अगर मुझे देना चाहें तो आप दीजिए कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आ रही इन टॉपिक्स के अंदर, या कोई और अगर क्यूरी आपके जहन में है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, कल हमने ज़िक्र किया था डायमेंशंस के हवाले से। आप लोगों को याद होगा मैंने रेक्टेंगल, ट्रायंगल वगैरह उनके हवाले से थोड़ी सी बात की थी आप लोगों से कि हमें उनकी डायमेंशंस पता होनी चाहिए, जैसे लंबाई है और चौड़ाई है। और मैट्रिसेस के अंदर डायमेंशंस क्या होती हैं उसका भी मैंने आपको बताया था कि हम रोज़ और कॉलम्स को डायमेंशंस का नाम देते हैं, जिसको हम कंबाइन करके जब लिखते हैं तो उसको कहा जाता है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर। आज हम उसको थोड़ा सा आगे लेकर चल रहे हैं, तो उसी डायमेंशन के हवाले से ही थोड़ी सी बात यहाँ पर हमें करनी होगी। रो मैट्रिक्स, नाम से ही ज़ाहिर है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर रो हो। अब रो तो हर मैट्रिक्स में होती है, तो फिर रो मैट्रिक्स स्पेसिफिक वो कौन सी मैट्रिक्स होगी जिसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, रो मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके अंदर एक रो हो। कोई भी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक रो होगी हम उसे कहेंगे कि ये रो मैट्रिक्स है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ ए। तो रो मैट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो रो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? जिसके अंदर सिर्फ एक रो होती है। तो अब यहाँ पर हमने एक ऐसी मैट्रिक्स लिखनी है जिसके अंदर सिर्फ एक रो होगी, यानी 1 2 3। एक रो वाली मैट्रिक्स है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो मौजूद है, तो हम इसे क्या नाम देंगे कि ये रो मैट्रिक्स है। तो जितनी भी मैट्रिक्स हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर जिनके अंदर सिर्फ एक रो होगी, एक से ज़्यादा नहीं, जस्ट 1 रो, और रो होती क्या है? ये हॉरिजॉन्टल लाइंस। अगर एक रो होगी तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये एक रो मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल लेते हैं। बी एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर कितनी रोज हैं? एक रो है। अच्छा, अगर कॉलम की बात की जाए तो ए के अंदर कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं। और बी के अंदर कितने कॉलम्स हैं? 1 2। ठीक है, रो एक है, कॉलम 2 हैं। क्योंकि एक रो है इसलिए हम इसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं साथ। ये मैंने तीसरी एग्जांपल लिखी है, इसके अंदर एक रो है और एक कॉलम है। हमें कॉलम से कोई गरज नहीं है, हम रो मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो कॉलम्स जितने भी हों कोई गरज नहीं, 10 हैं 15 हैं 50 हैं 2000 हैं, जितने कॉलम्स हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ये देखेंगे कि इसके अंदर रोज़ कितनी हैं। इसमें भी एक रो है, इसमें भी एक रो है, इसमें भी एक रो है, तो ये क्या कहलाएगी? रो मैट्रिक्स कहलाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। जिस तरह से रो मैट्रिक्स के अंदर एक रो होती है, इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम होगा। ठीक है, तो अब देखें कॉलम मैट्रिक्स की, हम देखते हैं इसकी एग्जांपल। ये एक मैंने मैट्रिक्स लिखी है ए, उसके अंदर
एक कॉलम है और रोज़ कितनी है 3। मैंने आपको बताया जिस तरह रो मैट्रिक्स के अंदर कॉलम का कोई अमल दखल नहीं है, इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स पढ़ते हुए या देखते हुए रोज़ का कोई अमल दखल नहीं है। जितने भी रोज़ हों, यहाँ पे कितनी रोज़ हैं 1 2 3 और कॉलम कितना है 1 है, तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, B इज इक्वल टू, इसमें भी एक कॉलम है तो क्या कहलाएगी, ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। रोज़ कितनी है 2, रोज़ का कोई अमल दखल नहीं, हमने रोज़ देखनी नहीं है, जस्ट मैं रिमाइंडर के तौर पर आपको रो का जिक्र कर रहा हूँ। कॉलम मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम होगा, रोज़ जितनी भी हों, ठीक है। अब एक और एग्जांपल, कितने कॉलम्स हैं 1, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हुई। लेकिन इसके अंदर एक और समझने वाली बात है, वो क्या कि इसके अंदर रो भी एक है, रो भी एक है और कॉलम भी एक है, तो हम इस मैट्रिक्स को क्या कह सकते हैं, रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ये रोज़ और कॉलम दोनों में यूज़ होगा, ये रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। और इसकी टाइप कौन सी है ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल क्या होती है, रेक्टेंगल 4 कोनों वाली फिगर रेक्टेंगल, ठीक है, वो क्या होती है। रेक्टेंगल वो होती है ऐसी 4 कोनों वाली फिगर जिसमें अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं लेकिन सारी साइड्स इक्वल नहीं होती। लंबाई और चौड़ाई मुख्तलिफ होगी, 2 लंबाइयाँ होंगी 2 चौड़ाइयाँ होंगी। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, दिस इज़ रेक्टेंगुलर शेप, आपका बेड है रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है। डोर हो गया रेक्टेंगुलर शेप, ये पीछे आपके बोर्ड लगा हुआ है रेक्टेंगुलर शेप है। इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों डिफरेंट है, ऊपर वाली लंबाई नीचे वाली लंबाई दोनों लंबाइयाँ बराबर हैं। ये चौड़ाई सामने वाली चौड़ाई, दोनों चौड़ाइयाँ बराबर हैं, ठीक है। तो मतलब ये हुआ रेक्टेंगल ऐसी फिगर को हम कहते हैं जिसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर ना हो, यानी डायमेंशंस इक्वल ना हो। अब आप समझ गए होंगे मैट्रिक्स के अंदर डायमेंशंस क्या होती हैं, रोज़ और कॉलम्स। अगर रोज़ और कॉलम्स आपस में बराबर नहीं है, उनकी तादाद अगर बराबर नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब अगर ऊपर वाली एग्जांपल्स को आप देखें, इसके अंदर जिसको हमने रो मैट्रिक्स कहा था, इसके अंदर एक रो है और 3 कॉलम है। नंबर ऑफ रोज़ कितनी है 1, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, इक्वल नहीं है, फिगर इक्वल नहीं आ रहा, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसके अंदर देखें एक रो है 2 कॉलम है, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और रो मैट्रिक्स भी है। इसको छोड़ दें, इसे हम बाद में देखते हैं। इसके अंदर देखें, इसके अंदर 3 रोज़ हैं 1 कॉलम है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुई। इसके अंदर 2 रोज़ हैं 1 कॉलम है, डिफरेंट है तादाद, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसे छोड़ दें फिलहाल, इसे बाद में देखते हैं। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसकी एक एग्जांपल लिख लेते हैं। A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो डिफरेंट है तादाद, तो इस वजह से ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर क्या होता है, फिर जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तरफ, ज्योमेट्री की तरफ। स्क्वायर शेप क्या होती है, जिसमें लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम हो तो उसे हम स्क्वायर कहते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर बना के आपको बता देता हूँ। ये एक स्क्वायर शेप है, ठीक है। गो के मेरे पास स्केल नहीं है इस वक्त, मैं आपको स्केल से समझाता। बहरहाल जिसमें ये लंबाई ये चौड़ाई फिर ये लंबाई ये चौड़ाई, यानी चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं, यानी लंबाई चौड़ाई बराबर अगर हो, डायमेंशंस इक्वल हों, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। और मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, अगर डायमेंशंस इक्वल है, और डायमेंशन हम कहते हैं किसको हैं, किसको कहते हैं, रोज़ और कॉलम्स को, एग्जैक्टली। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो होगी ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों। इसमें याद रखिए रोज़ और कॉलम्स इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद, स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं हम, तादाद की, नंबर्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। वो अगर इक्वल होंगे तो हम उसे क्या कहेंगे कि दिस इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अगर प्रीवियस एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स लिखी थी D, जिसके अंदर एक रो और एक कॉलम था।
नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1। तादाद बराबर हो गई। सो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। गो के ये हमारे पास रो मैट्रिक्स भी है, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स भी है, ठीक है, और ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। समझ आ गया? इसी तरह से इसके अंदर देखें, सी के अंदर एक रो एक कॉलम है, तो क्या कहलाएगी? रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आप स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होगी? जिसके अंदर रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल हो। तो इसकी भी एग्जांपल लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। 2 रोज हैं, 2 कॉलम हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट, नल मैट्रिक्स। नल, ये पानी वाला नल नहीं है, ख्याल कीजिएगा, ठीक है? ये पानी वाला नल नहीं है, ये ज़ीरो वाला नल है, जिसे हम कहते हैं नेल, नेल भी कहते हैं उसको, ठीक है? तो ये नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स कौन सी होगी? जिसके अंदर नेल हो, कुछ भी ना हो, ज़ीरो हो, ठीक है? एम्प्टी मैट्रिक्स नहीं होती, ठीक है? मैट्रिक्स एम्प्टी कभी भी नहीं होती, कुछ भी ना हो वो मैट्रिक्स नहीं होगी। जिसके अंदर कुछ भी ना हो, दिस इज़ नॉट अ मैट्रिक्स। वो कोई और बला होगी, वो हम बाद में पढ़ेंगे अगर कभी मौका मिला तो, ठीक है? फिलहाल हम पढ़ रहे हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स वो होती है अ मैट्रिक्स इन विच ईच एंड एवरी एंट्री इज इक्वल टू 0। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स 0 होंगे, उसे हम कहते हैं कि ये एक नल मैट्रिक्स है, ठीक है? वो चाहे रो मैट्रिक्स हो, चाहे कॉलम हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, हमारा ताल्लुक़ नंबर ऑफ रोज़ या कॉलम से नहीं है, हमारा ताल्लुक़ उसकी डायमेंशन से नहीं है, हमारा ताल्लुक़ अब उसकी एंट्रीज़ की तरफ हो गया। जो उसके अंदर मवाद मौजूद है, हम उसकी बात कर रहे हैं, हम उसकी डायमेंशंस की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, ठीक है? तो नल मैट्रिक्स क्या होगी? ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर ईच एंड एवरी एंट्री इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। इसका एक और नाम भी है, इसको ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, नल मैट्रिक्स भी कहते हैं और ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो इसकी भी एक एग्जांपल लिख लेते हैं। A इज इक्वल टू 0 0। ओके, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स भी है ना? रो मैट्रिक्स क्योंकि एक रो है। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। क्यों है रेक्टेंगुलर? बिकॉज नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो ये रेक्टेंगल भी है और ये नल मैट्रिक्स भी है, ठीक है? एक मैट्रिक्स डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। एक और एग्जांपल देख लीजिए। B इज इक्वल टू 0 0, ठीक है? इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। ऑर्डर डज नॉट मैटर। यहाँ पे क्या मैटर करेगा? एंट्रीज़ की तादाद, एंट्रीज़ जो उसके अंदर चीज़ मौजूद है वो क्या है। वो अगर 0 है, दैट इज़ कॉल्ड नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। आपने पढ़ा हुआ है कि ऑपरेशन ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशन, सॉरी, आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी अलजेब्रिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये अलजेब्रिक ऑपरेशंस कहलाते हैं। मतलब ऐसे ऑपरेशंस जो हम अलजबरा में करते हैं। तो ये भी एक मैट्रिक्स का ऑपरेशन है, ठीक है? ये एक ऑपरेशन है, एक ऑपरेट करेंगे किसी भी मैट्रिक्स जो हमें दी हुई है, उसके साथ हम कुछ प्रोसेस करेंगे। तो जब वो प्रोसेस हो जाएगा तो हम कहेंगे कि हमने ट्रांसपोज किया है। तो वो प्रोसेस है क्या? हम करते क्या हैं? हम ये करेंगे, जो हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद है उसके अंदर जो रोज़ हैं उनको कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें, ठीक है? जो रोज़ हैं उनको कॉलम में कर दें, या ये करें या फिर ये करें कि आप कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर दें। ये एक ही प्रोसेस है एक्चुअली। अगर आपने रोज़ को कॉलम में किया, कॉलम को रोज़ में भी कर दिया, तो वही जो प्रीवियस ओरिजिनल मैट्रिक्स होगी वही आ जाएगी दोबारा, ठीक है? तो इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं किया, ठीक है? समझ आ रही है मेरी बात? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि या तो आपने रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करना है या फिर कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट करना है, ठीक है? इन दोनों में से कोई एक प्रोसेस करेंगे तो उस प्रोसेस का क्या नाम होगा? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, अब फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। अब मैंने इसका ट्रांसपोज करना है, ठीक है? A ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का मैंने क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। इस पर ट्रांसपोज का ऑपरेटर हमने अप्लाई करना है। तो इसे हम शो करेंगे A, इसकी पावर में लिखेंगे T,
गो के इसको ए रेज टू पावर टी नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं ए ट्रांसपोज। ये नोटेशन इसकी ऐसी है कि इसको लिखेंगे ऐसे जैसे ये लिखा हुआ है ए रेज टू पावर टी। एक्चुअली ये रेज टू पावर नहीं है, ये ए ट्रांसपोज है। ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा, मैंने क्या बताया था कि आपने रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर लेना है। अब देखिए इसकी पहली रो उठाएं, पहली रो में कौन से एलिमेंट्स हैं? पहली रो में है 1 2 3। अब ये रो थी हमारे पास, ऐसे ही है ना, ये एक रो है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? कॉलम में। तो अब इस 1 2 3 रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें अगर, ये इसी तरह से सेकंड रो उठाएं, सेकंड रो में क्या है? 4 5 6, इसको सेकंड कॉलम बना दें, ये आ जाएगा 4 5 6। ये हमारे पास ए ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स जो हमें दी जाती है उसका अगर ट्रांसपोज फाइंड करना है तो क्या करेंगे, हम रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दें या फिर कॉलम्स को रो में कर लें। दोनों में से एक प्रोसेस करना है, ये याद रखिए मेरी बात। बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में कॉलम्स को रो में कर देते हैं, तो वो गलत हो जाता है, वो वही चीज़ दोबारा आ जाएगी। ठीक है ना, तो इसलिए आपने इन दोनों में से कोई एक प्रोसेस करना है, या तो रोज़ को कॉलम में करना है या कॉलम्स को रोज़ में करना है। नेक्स्ट, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, नाम से ही जाहिर है कि किसी चीज़ को माइनस करना। ठीक है, कोई अगर नंबर है 5, उसका नेगेटिव क्या होगा? -5। अगर -5 है उसका नेगेटिव क्या होगा? एक नेगेटिव और लगा दें साथ, 2 नेगेटिव हुए तो वो पॉजिटिव साइन बन जाएगा, +5 हो जाएगा। तो बहरहाल अगर हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है 1 -3 4 -6, हमने इसका नेगेटिव फाइंड करना है, तो उसे शो कैसे करेंगे? -a इज इक्वल टू ईच एंड एवरी डिजिट, जो भी इसके अंदर डिजिट्स हैं उसके साथ नेगेटिव का इजाफा करना है। ये +1 लिखा हुआ है तो ये -1 हो जाएगा, ये -3 लिखा हुआ है तो ये +3 हो जाएगा, ये +4 लिखा हुआ है तो ये -4 हो जाएगा, ये -6 लिखा हुआ है तो ये +6 हो जाएगा। ये नेगेटिव हो गया। मतलब कोई भी मैट्रिक्स आपको दी हुई है, किसी टाइप की मैट्रिक्स है, वो रो है, कॉलम है, स्क्वायर है, कुछ भी है नल के अलावा। ठीक है, क्योंकि नल मैट्रिक्स 0 को नेगेटिव लिखें या माइनस लिखें, प्लस लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, इसलिए ये नेगेटिव करना जो है ये नल पे ऑपरेट नहीं कर सकते से मुराद ये है कि नहीं करना चाहिए, तो होता ही नहीं है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो नाम से ही जाहिर है, सिमेट्री हो जिसके अंदर। ठीक है, सिमेट्री क्या होता है? एक तरतीब, एक सलीका, उसको हम सिमेट्री कहते हैं। घर में भी कहा यार ये बड़ा सिमेट्री नहीं है यार तुम्हारे रूम में, अक्सर स्टूडेंट्स एक दूसरे को कहते रहते हैं। तो सिमेट्री का मतलब क्या है? एक तरतीब, ठीक है, एक रिदम, वो होना चाहिए। तो मैट्रिक्स के अंदर सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होगी? ऐसी मैट्रिक्स जिसका आपने ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज उसका कर दिया। ये जो प्रीवियस प्रोसेस था ये वाला, रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करने वाला या कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट करने वाला, ये प्रोसेस आपने कर दिया। ये प्रोसेस करने के बाद मैट्रिक्स पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है और मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया, तो हमारे पास वही ओरिजिनल मैट्रिक्स अगर रह जाए तो हम उसे कहेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये तो हो गया जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने ये बता दिया आपको कि होता क्या। अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 1 2 2 0। इसका ज़रा ट्रांसपोज हम करके देखते हैं कि क्या बनता है। A ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, पहली रो को पहला कॉलम बना दें, ये 1 2 आ गया। दूसरी रो क्या है? 2 0, इसे दूसरा कॉलम बनाएं 2 0। तो कोई फ़र्क पड़ा है ना? वही चीज़ हो गया ना जादू ये। तो इसको हम कहेंगे कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब A और A ट्रांसपोज दोनों सेम हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक ये होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है A, इसका ट्रांसपोज किया जाए और वो उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए। A ट्रांसपोज, इफ़ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, देन A इज कॉल्ड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है,
अब इसकी भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। a इज़ इक्वल टू 0 to -2 0। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज करते हैं। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहली रो को पहला कॉलम बना दें 0 2, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दें -2 0। अब क्या होना चाहिए, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A के इक्वल आना चाहिए। अब ये A ट्रांसपोज लिखा हुआ है, इसमें से नेगेटिव साइन अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो बाकी क्या बचेगा, सबके साइन चेंज हो जाएंगे 0 2 -2 0। अब आप देखें ये वही A मैट्रिक्स हमारे पास दोबारा आ गई है। इसका मतलब A ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव साइन इनटू A। तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स से पहले आपको समझना होगा कि डायगोनल बेसिकली क्या होता है। डायगोनल बेसिकली ये होता है, अगर फ़र्ज़ कर लें हम वही ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसमें ये जो अब इनको वर्टिसेस कहते हैं, ये वर्टिसेस हैं, ठीक है, A B C और ये D, ये वर्टिसेस हैं। अगर मैं D को B से मिला दूं और C को A से मिला दूं तो these two lines are said to be diagonals of the rectangle, diagonals of the rectangle। इसी तरह स्क्वायर में भी होते हैं और पैरेललोग्राम में भी होते हैं, ठीक है, इन्हें हम डायगोनल्स कहते हैं, मतलब एक तिरछी लाइन, ठीक है। अब मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल ये होना चाहिए कि अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें डायगोनल क्या होगा, ये डायगोनल होगा। इसी तरह से ये भी डायगोनल होगा। 9th क्लास के सिलेबस में जिस डायगोनल की बात की जाती है वो ये डायगोनल है, ये वाला 1 5 9, इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं, ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, ये तो हो गया डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ये तो था कि मैट्रिक्स का डायगोनल है, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर डायगोनल के अलावा जो डायगोनल की एंट्रीज़ हैं उसके अलावा, इसमें डायगोनल की एंट्रीज़ कौन सी हैं, 1 5 और 9, ये है डायगोनल की एंट्रीज़ 1 5 9, ये 3 एंट्रीज़ डायगोनल की एंट्रीज़ हैं। डायगोनल की एंट्रीज़ के अलावा जो बाकी एंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी ज़ीरो होनी चाहिए। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के अलावा बाकी सारी एंट्रीज़ अगर ज़ीरो हैं, ये पहली कंडीशन है, ठीक है। एक कंडीशन तो ये है डायगोनल की एंट्रीज़ के अलावा बाकी सारी एंट्रीज़ ज़ीरो। दूसरी इसकी कंडीशन क्या है कि जो डायगोनल की एंट्रीज़ हैं उनमें से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि ज़ीरो ना हो। एक से ज़्यादा भी ऐसा हो सकता है जो ज़ीरो ना हो, ठीक है, लेकिन एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ डायगोनल मस्ट नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें A एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये पहले मैं बॉक्सेस बना देता हूँ कि ये हैं जी डायगोनल की एंट्रीज़। अब ना इस मैट्रिक्स की एंट्रीज़, ये 9 एंट्रीज़ हैं, ठीक है। इसमें डायगोनल की एंट्रीज़ कौन सी हैं, ये जिनके अंदर मैंने ये डॉट डाल दिया, ये डायगोनल की एंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो मैंने पहली कंडीशन क्या बताई थी कि अदर दैन डायगोनल एंट्रीज़ ऑल द एंट्रीज़ मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, मतलब यहाँ भी ज़ीरो होना चाहिए, इधर 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 भी ज़ीरो होना चाहिए और इधर भी ज़ीरो होना चाहिए। ये तो थी पहली कंडीशन। अदर दैन डायगोनल ऑल द एंट्रीज़ आर इक्वल टू ज़ीरो। अब डायगोनल के हवाले से क्या बात मैंने कही थी कि एट लीस्ट वन एलिमेंट मस्ट नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ये जो डायगोनल की एंट्रीज़ हैं यहाँ पर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि ज़ीरो ना हो, बाकी बेशक ज़ीरो हो, ठीक है। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी तरह से अगर मैं इधर 3 लिख दूँ, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, इसमें 2 एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हैं डायगोनल पर। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है।
क्लियर हो गया। मतलब ये कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर अदर दैन डायगोनल, डायगोनल के अलावा बाकी सारे एंट्री ज़ीरो हों, और जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वहाँ पर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, एक से ज़्यादा भी ऐसे हो सकते हैं जो ज़ीरो के इक्वल ना हो, लेकिन जो भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट होगा वो डायगोनल पर होगा। अदर दैन डायगोनल सारे के सारे ज़ीरो होंगे। ओके, थोड़ा ये कॉन्सेप्ट वाली बात है, समझना बहुत ज़रूरी है, आगे काम आएगा आप लोगों के। ओके, नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको बताता जाऊं कि हमारे पास जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ये हमेशा स्केयर मैट्रिक्स होगी, ये जहन में रखिएगा। अगर ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो तो वो कभी भी सिमेट्रिक नहीं हो सकती, क्योंकि जब हम रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, अगर किसी मैट्रिक्स के 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं, जब उसे हम शिफ्ट करते हैं तो कॉलम रोज़ की जगह पे आ जाते हैं, रोज़ कॉलम की जगह पे चले जाते हैं। मतलब ये कि अगर एक मैट्रिक्स है ए हमारे पास, इसका ऑर्डर है 2/3, तो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे ए ट्रांसपोज, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। तो ये तो कभी भी इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है ना। इसलिए जो अपना सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है और स्क्यू सिमेट्रिक, वो हमेशा 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 ऑलवेज वो क्या होंगी? वो स्केयर मैट्रिक्स होंगी, कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होंगी। ये याद रखिएगा, ये पॉइंट की बात है ये। ओके, इसी तरह से जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो भी हमेशा स्केयर मैट्रिक्स होती है, और जो स्केलर मैट्रिक्स होती है वो भी स्केयर मैट्रिक्स होती है। इसी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो भी स्केयर मैट्रिक्स होती है। मतलब अब हम जो भी आगे पढ़ेंगे ये स्केयर मैट्रिक्स ही होंगी, ये आपने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक तरह से डायगोनल मैट्रिक्स होती है। जैसे हमने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा है, वही की वही डेफिनेशन है, थोड़ी सी चेंजिंग के साथ। अब क्या डेफिनेशन है इसकी? डेफिनेशन ये है, इफ़ इन अ मैट्रिक्स ऑल द नॉन डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल टू 0। मतलब जो डायगोनल के अलावा एंट्रीज हैं वो सारी की सारी 0 हैं, जैसे इसमें था। ठीक है, सेकंड कंडीशन यहाँ पर क्या थी कि जो डायगोनल की एंट्रीज हैं उसमें कम से कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए, और इसके अंदर सेकंड कंडीशन चेंज हो जाती है। वो क्या होती है? वो ये होती है कि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी आपस में बराबर होंगी। समझ आया ये? अब देखें कैसे। ए एक मैट्रिक्स है, ये मैंने डायगोनल की एंट्रीज लिख दी, ठीक है, सारे 3 हैं, और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 0 0 0 0 0। ये हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है। मतलब अदर दैन डायगोनल सारे एंट्रीज 0, और जो डायगोनल पर एंट्रीज हैं वो सारी की सारी आपस में इक्वल होंगी। मतलब यहाँ पर अगर 3 की जगह मैं कोई भी एलिमेंट लिख दूँ, जैसे -1 -1 -1, तो ये स्केलर मैट्रिक्स ही होगी। ठीक हो गया। इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये भी एक तरह की स्केलर मैट्रिक्स होती है, या दूसरे लफ्ज़ों में एक तरह की डायगोनल मैट्रिक्स होती है। इसके अंदर भी ये जो डायगोनल वाली एंट्रीज हैं ये सारी आपस में बराबर होती हैं, लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है कि यहाँ पर जो डायगोनल की एंट्रीज हैं वो सारी की सारी 1 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब देखें, a इज़ इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये मैंने 3/3 की जो है आइडेंटिटी लिखी है। इसी तरह से बी और मैट्रिक्स हम कर लेते हैं। अगर 2/2 का करना हो तो 1 0 0 1, ये 2/2 में है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह से अगर ये स्केलर मैट्रिक्स 2/2 में करनी हो तो बी इज़ इक्वल टू ये 3 0 0 3, ये इसकी एक एग्जांपल है। ठीक हो गया। तो आज ये 1.2 एक्सरसाइज के अंदर जितनी डेफिनेशंस या जितने टॉपिक्स यूज़ होंगे मैंने वो सारे आपको क्लियर करने की कोशिश कराई है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अगर ये समझ आ गया है आपको तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें, और अपने दोस्तों तक भी मेरा पैगाम पहुंचाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इसके टॉपिक्स में आपको क्लियर कराऊंगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।